नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश जेम्स ऑफ छिंदवाड़ा में बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश लगातार कोशिश करता है ऐसे लोगों से चर्चा करने की, ऐसे लोगों से बात करने की जो कि शिक्षा, मनोरंजन, खेल या फिर और भी किसी अन्य क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने शहर को और अपने प्रदेश को आगे बढ़ा के उनका नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं छिंदवाड़ा, यहाँ के लोगों से चर्चा करने के लिए। और आज जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो भी ऐसे ही कुछ खास मेहमान हैं जो कि लगातार अपने सतत प्रयासों से छिंदवाड़ा का नाम रोशन कर रहे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी सहयोगी कीर्ति दीक्षित को मंच पे बुलाना चाहूंगी और पैनल के लिए मैं हमारे दो खास मेहमानों को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं सीबी सूर्यवंशी जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। सीबी सूर्यवंशी सर, प्लीज आप मंच पर आइए। सीबी सूर्यवंशी जी छिंदवाड़ा के एक जाने माने नाम है, चर्चित नाम है। ये रियल एस्टेट किंग के नाम से भी जाने जाते हैं और सन 1990 से इन्होंने अपने बिजनेस की, अपने काम की शुरुआत की थी और उसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है और इन्होंने छिंदवाड़ा शहर के लिए खास तौर पे कई सारे काम किए हैं। शहर को आगे बढ़ाने में इनका काफी सहयोग रहा है। करीब 1500 बंगलों का भी इन्होंने निर्माण किया है। ग्राहकों की संतुष्टि ही इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी मनोज सोनी जी को। मनोज सोनी जी डायरेक्टर हैं सोनी कंप्यूटर एजुकेशन के। मनोज सोनी जी, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज मंच पे आइए। सोनी कंप्यूटर एजुकेशन छिंदवाड़ा का एक जाना पहचाना नाम है। सैकड़ों बच्चे इस संस्थान से पढ़कर आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों की भी नामी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। बीते 25 सालों से सोनी कंप्यूटर एजुकेशन संस्थान छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। इसी का नतीजा है कि देश की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी HCL ने सोनी कंप्यूटर एजुकेशन को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। सोनी कंप्यूटर एजुकेशन मध्य प्रदेश का पहला ऐसा संस्थान है जिसे HCL ने ये प्रशंसा पत्र प्रदान किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोज जी काफी काम कर रहे हैं। इनका नाम क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। इनके यहाँ से चयनित सैकड़ों बच्चे आज अलग अलग क्षेत्रों में काफी ज्यादा नाम कमा रहे हैं। इनके स्टूडेंट्स आजकल TCS, HCL, एयरटेल, महिंद्रा जैसी नामी कंपनियों में काम कर रहे हैं और इनका नाम रोशन कर रहे हैं। इनको शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए भी जाना जाता है। तो अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और इनसे हम चर्चा करके जानेंगे कि किस तरीके से ये सतत प्रयास करते आए हैं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते आए हैं और अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाते आए हैं। ओवर टू यू कीर्ति। बहुत शुक्रिया है शिवांगी आपका और आप भी इस पैनल को ज्वाइन करिए ताकि चर्चा की शुरुआत हम दोनों कर सके, बातचीत कर सके और जाने इनके सफर के बारे में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और उसके बाद इस पैनल की शुरुआत करेंगे, जानेंगे इनके सफर को लेकर के। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सीबी सूर्यवंशी जी, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हनी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के। आप बीमा एजेंट रहे हैं और छिंदवाड़ा के रियल एस्टेट तक अब आप पहुंच चुके हैं, किंग बन चुके हैं इसके। क्या सफर रहा है, क्या कहानी रही है? 32-33 वर्ष हो चुके हैं मैडम काम करते हुए। LIC का काम करते करते हुए हमने अपना मकान बनाया था। उसमें कितनी प्रॉब्लम गई, मैं इस लाइन में जीरो था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं सिर्फ सेल्स का LIC में मैंने करीब 12,000 पॉलिसी बेची है, डेवलपमेंट ऑफिसर भी रहा हूँ। तो मुझे मतलब लगा कि यार ये काम करना चाहिए, तो मैंने 90 में ये काम स्टार्ट किया और अपना मकान बनाना है। जब अपने मकान बनाते बनाते मुझे लगा कि कितनी प्रॉब्लम आती है, कितना लोग परेशान करते हैं, तो फिर मैंने अपना कॉलोनी बनाने का काम स्टार्ट किया। मैं उतना सक्षम नहीं था तो मैंने अपने लोन लेके अपना काम चालू किया। पहले शिवम सुंदरम नगर कॉलेज रोड पे है छिंदवाड़ा में, धर्म टेकरी में PG कॉलेज रोड पर, वहाँ करीब 450 बंगले बनाए। उसके बाद फिर हमने इधर आपके प्राचिया रोड पे एक रघुवर श्रीपुरम कॉलोनी, वहाँ आपके 100 बंगलो बनाए। उसके बाद जो है आपका इधर ओम आदित्य धाम, वो भी परासिया रोड में, उसमें भी करीब 70-80 बंगलो बनाए। अभी एक हमारा करंट में प्रोजेक्ट चल रहा है नागपुर रोड पर शिवादित्य रेसिडेंसी के नाम पर, उसमें हमने करीब अभी 200 बंगलो बना चुके हैं। और छिंदवाड़ा में एक्चुअल यहाँ बिल्डर्स और इंजीनियर प्रथा ही नहीं थी, यहाँ लोग ठेकेदारी और मिस्त्री प्रथा थी। हम लोगों ने आके धीरे धीरे लोगों को मोटिवेट किया,
एंग्लो इंडियन सीट लगाई पहले, फिर कमोड लगाई, अटैच लगाया, तो लोगों ने कहा ये घर के अंदर आपने कहाँ लगा दिया, बाहर लगाओ। तो बहुत मुश्किल से पीरियड था, और लोगों की सोच होती है बहुत ज़्यादा, डायमंड की सोच होती है, मगर पैसा उनके पास लोहे का होता है। छिंदवाड़ा बहुत छोटी जगह है, यहाँ लोग बहुत टिपिकल है यहाँ मकान बनाना बेचना, फिर भी हमने यहाँ 1500 बंगलो बना चुके हैं और अभी कंटिन्यू बना रहे हैं। मनोज सोनी जी, अगला सवाल मेरा आपसे है और आपके लिए तो पहला ही सवाल है। सोनी कंप्यूटर एजुकेशन की हम बात करें तो छात्रों के लिए क्या आप अलग करते हैं, किस तरीके से आप विस्तार में बताइएगा कि इन छात्रों को नवाचार से भी जोड़ते हैं और ऐसे ट्रेन करते हैं कि आगे जाके ये आपका भी नाम रोशन कर सके। सबसे पहले तो मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम छिंदवाड़ा में आयोजित किया। आपको भी लगा कि छिंदवाड़ा में भी जेम्स हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था छिंदवाड़ा में, वाकई में जैसे सूर्यवंशी जी ने कहा कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आप नई शुरू करो तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते थे। यहाँ के बच्चों के मन में यही ख्याल आते कि जो कुछ है बड़े शहरों में ही हो सकता है, छिंदवाड़ा में नहीं होगा। मुझे याद है मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए एक बार पूना गया था, सीडेक हमारे देश का नामी संस्थान है, और जब मैं वहाँ जाके पढ़ने गया तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि मैं तो इस जगह के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे याद है मेरे घर में इतने पैसे तो थे नहीं, मम्मी पापा ने बहुत मुश्किल से पैसे अरेंज करके दिए थे, और वो जब मैं वहाँ गया और मुझे लगा कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा तो मुझे वापस आना पड़ा, और बहुत दुख हुआ क्योंकि वो हमारे लिए वो जो भी पैसा हमारा था वो बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन उस समय ठान लिया था कि अब जो करना है छिंदवाड़ा में करना है और छिंदवाड़ा के लोगों की विचारधाराओं में बदलाव लाना है। तब हमने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया और हमने इस बात पे ध्यान दिया कि हमें डिग्रीधारी नहीं चाहिए, हमको हुनरमंद बच्चे बनाने हैं। हमने उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान में रखते हुए हमने अपना संस्थान की शुरुआत करी। मुझे याद है मैं और मेरी वाइफ एक बार एक शॉप में गए थे और वहाँ हमने कपड़े दिखाने के लिए बोला हमारे छोटे बच्चों के लिए। तो जब उसने हमें कपड़े दिखाने के लिए लड़का ऊपर उठा तो देख के हम लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो हमारे ही इंस्टीट्यूट से एक डिग्री कोर्स किया हुआ बच्चा था जो हमको कपड़े दिखा रहा था। इतना गिल्ट फील हुआ कि ये हमने इसलिए अपना संस्थान शुरू नहीं किया है, और फिर बहुत विचार किया और उसके बाद हमने अपना टीचिंग मेथड में बदलाव लाया और हमने उसको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में बदला। हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चों को एजुकेशन तो देना ही है, लेकिन हमको सोसाइटी के अनुरूप उसको तैयार भी करना है। तो यहाँ से हमने अपने संस्थान में बदलाव लाया और एजुकेशन के साथ इंडस्ट्री विजिट है और आपका जो स्किल है, सेमिनार है, मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, ये सब भी हमने कराना शुरू किया। और साथ ही हमें इस बीच में बड़ी बड़ी कंपनियों का साथ मिलता चला गया। TCS है, HCL है, ECS सॉफ्ट है और आपका कू ऐप है। इन सभी संस्थानों के साथ हमको जुड़कर काम करने का मौका मिला और बच्चों को हम अपन उनके बेसिक एजुकेशन के साथ में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी हमने उसको जोड़ दिया है। बिल्कुल, स्किल बेस्ड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि स्किल अगर एक बच्चे में है तो वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है अपने आने वाले फ्यूचर में। एक और सवाल है मनोज जी आपसे मेरा, बहुत सारे वर्ड्स हमने सुने हैं, G20 हमने हाल फिलहाल में सुना है, लेकिन G1 क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या स्टार्टअप रहा है, उसके बारे में बताइएगा। जी, जीवन के बहुत सारे अर्थ हैं। सबसे पहला तो अगर हम अपने आप को अगर देखें तो जीवन हमको एक ही बार मिला है। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने जीवन को कितना सार्थक बना सकते हैं। तो जीवन का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, हमने देखा कि मैं बहुत सारी स्टडी करता रहता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल में न्यूज़ में मैं देखता हूँ, तो ग्रेटा थनबर्न जो एक लड़की है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, उसने जब एक क्वेश्चन किया था सारे बड़े देशों के सामने कि आपने हमारा भविष्य क्यों खराब किया, तो उस समय तो वो बात समझ में नहीं आई। लेकिन अब जब हमारे देश में इस साल आपने देखा कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ इंडिया में जो है पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं। परसों की खबर है कि लगभग 2000 से 10,000 मकानों को रेड मार्क कर दिया गया है, यानी कि वो घर जो उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी कमाई से बनाए थे, अब उनको वो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो घर कभी भी टूट सकते हैं। तो हमने सोचा कि अब हमें भी इस दिशा में कुछ करना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स का हम इसमें साथ जोड़ के चलें, क्योंकि अब जो जीवन जीना आने वाली पीढ़ियों को देखना है। तो हमारा उद्देश्य है कि जीवन के माध्यम से हमने प्लांटेशन को बहुत प्रियोरिटी रखी है। हम अब पेड़ लोगों को गिफ्ट में देते हैं। हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है तो हमने नियम बना लिया, हम उनको पेड़ देंगे। हमारे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कंपटीशन होते हैं, तो उपहार के साथ में एक पेड़ हम ज़रूर देते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि वो कम से कम एक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ होगा तो आने वाला जीवन सबका सुरक्षित होगा
और सब बेहतर जीवन जी पाएंगे। हम बात कर रहे थे अभी, जैसा मनोज जी आप भी जिक्र कर रहे थे कि कभी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से घर गिर सकता है, ये भरोसा नहीं है। घरों को किस तरीके से मजबूती लानी है, इसके लिए सीबी सूर्यवंशी जी लगातार काम करते आए हैं। आप छिंदवाड़ा के सबसे पहले 1990 से रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने बताए, उसके बारे में बताइएगा। कैसे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी काम किया है अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, वो भी उसका जिक्र कीजिएगा। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं उसके बारे में आप विस्तार से बताइएगा। हाँ, मैंने बताया पहला प्रोजेक्ट मैंने जो है करीब 9-12 एकड़ में कॉलेज रोड, पीजी कॉलेज रोड पे किया। उसमें करीब 450 बंगले बनाए हैं। सबसे छोटा मकान मैंने 91 में 1,15,000 का था, जिसकी आज रीसेल वैल्यू 50 लाख रुपए है। और वो सबसे बड़ा मकान था करीब 2.5 लाख का, जिसकी रीसेल वैल्यू 1 करोड़ है। और वहाँ इतना टिपिकल था कि जब टाउन प्लानिंग वालों को दिखाने ले गए अप्रूवल के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि बोले ये कहाँ पहाड़ में आप ले आए, यहाँ कौन रहेगा, कैसे बनाओगे। और मैं LIC में था, मुझे इस लाइन का कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ हॉबी थी, इंटरेस्ट था, तो हमने बना लिया। फिर उसको बना के फिर हमने सेकंड प्रोजेक्ट इधर परासिया रोड पे किया, ये भी 4.5-5 एकड़ में किया। और यहाँ पर स्किल्ड आदमी का बहुत प्रॉब्लम है और एडमिनिस्ट्रेशन का पॉपुलर है। एक और मैं चीज़ बोलूँगा कि पॉपुलरिटी बहुत ख़राब होती है। हम जितने ज़्यादा पॉपुलर हुए उतने ज़्यादा प्रशासन हमको तंग करता है। आप अगर एक किला भी मकान बना लोगे आपको कोई नहीं बोलेगा, अगर हम एक किला भी ठोकेंगे तो दूसरे दिन नोटिस आ जाएगा। ये या छिंदवाड़ा में है या पूरे MP में या पूरे इंडिया में, ये मुझे पता नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पॉपुलर आदमी को ज़्यादा तंग करता है। बिल्कुल, पॉपुलैरिटी अगर होती है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। और वो मनोज जिस तरह से सूर्यवंशी जी कह रहे हैं वो हमको देखने को भी मिल रहा है कि अगर कोई पॉपुलर होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव उसको झेलना पड़ता है। एक और सवाल है मेरा आपसे सूर्यवंशी जी, आपने अपने प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रियल एस्टेट में होते हैं, वो भी काम करें। आपके काम उनके काम से किस तरह से अलग है और कैसे आप पॉपुलर बने, जैसे आपने जिक्र किया? पॉपुलर तो ऐसा है कि हम जो रोड से आदमी को उठा के ले जाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और काम कराते हैं। वो लोग स्किल्ड आदमी महंगे लेके आते हैं। और दूसरा क्या है, वो अवैध काम करते हैं। मैं इलीगल काम नहीं करता हूँ, हालांकि परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, भगवान ही होता है, कमियाँ तो मुझ में भी होगी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ लोग अवैध काम करते हैं, अवैध लोग होते हैं, और अवैध कॉलोनी में लेने के कारण लोग जब ले लेते हैं तो परेशान होते हैं। पहले तो ले लेते हैं, एक्चुअल क्या होता है, लोकेशन जो होती है वो दुल्हन होती है, और दुल्हन कितने दिन की होती है आप भी समझ सकते हैं। हम तो पत्नी देते हैं जो जिंदगी भर साथ दे। तो वही बोला मैंने, जो हम लोग पत्नियां बना के देते हैं जो जिंदगी भर साथ देती है। क्या होता है, सारे बिल्डर जो होते हैं पूरे इंडिया में देखा है मैंने, बहुत घुमा है, तो ये सारे लोग क्या होता है दुल्हन बना के सजा के रख देते हैं। अब दुल्हन तो जिंदगी भर होती नहीं है, 1-2 दिन बहुत ज़्यादा हो गया तो इसी कारण से हमारे सक्सेस का तो वही है, हम कुछ बना के नहीं रखते हैं, मतलब हम बनाते जाते हैं। आप देख लीजिए, आप लोग इस लाइन में ज़्यादातर लोग पैसा रिटर्न नहीं करते हैं, और मेरा तो यह है कि सोने चांदी जैसे हैं, आज आपने दिया कल आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप पैसा ले जाइए। मनोज जी, मंजिल पे आप तो पहुंचे, आपने अपने बेटे को भी पहुंचाया। वो आयुष सोनी जी की बात कर रही हूं मैं, IARF संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। ये संस्थान क्या है, क्या करती है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। अभी हमारे विश्व में बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं, और उन मुद्दों पे बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। उन्हीं मुद्दों पे काम करने वाली एक संस्था है IARF, जो इसका है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए विशेष रूप से काम करती है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम के लिए काम करती है, जिसमें 30 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि इसमें जुड़े हुए हैं। और अभी वर्तमान में इनका एक बहुत पीरियोडिक फोकस है, वो है जलवायु परिवर्तन, जिस दिशा में भी ये लोग काम कर रहे हैं, और साथ में युवाओं के भविष्य के लिए भी ये लोग बहुत काम करते हैं। तो IARF संस्था के लिए मुझे याद है कि हमारे साथ में मनीष डैनियल जी हैं, ये एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे और उन्होंने IARF के बारे में हमें बताया। तो हमने जब इनकी बात सुनी और हमें लगा कि हमारे इंस्टीट्यूट को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये भी समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। हमने इसकी शुरुआत करी और अभी लगातार हम 14 सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी रोमानिया में 4 से 6 सितंबर के बीच में वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधि आए थे, और हमारे छिंदवाड़ा से करीब 7 लोग वहाँ गए थे प्रेजेंट करने के लिए, जिसमें से एक मेरा बेटा भी था, और साक्षी और तानिया भी हैं जो वहाँ गई थी। और उन्होंने अपनी बातों को 4 दिन के कांग्रेस में बहुत अच्छे तरीके से रखा,
और सच सच बताएं तो पिता होने के नाते हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि मेरा बेटा आयुष वाइस प्रेसिडेंट बना। उसकी उम्र है मात्र 23 साल, जबकि लगभग 45 साल से ऊपर के लोगों को ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो हम जब हमें पता चला तो सच तो ये कि हमें भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब हमें पता चला कि उसे क्यों चुना गया, क्योंकि इसके लिए वोटिंग होती है और सभी देशों के लोगों ने एक तरफा वोट करके उसको नॉमिनेट किया और वो फाइनली इलेक्ट हो गया और अभी वो वाइस प्रेसिडेंट है। उसके कंधों पे, युवा कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ उसको धार्मिक स्वतंत्रता पे अपनी बातों को रखना है, लोगों के बीच में काम करना है, बल्कि जलवायु परिवर्तन जो हमने जीवन एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया उस पर भी अब हमको आगे बढ़ाना। मैं एक बात बताना भूल गया था, क्योंकि हम IRF के साथ जीवन को भी हमने कोलैबोरेट कर रखा है। हमारा उद्देश्य क्या है, पेड़ दे देना पर्पस नहीं है। पेड़ देने के बाद हमने साल भर का मॉनिटरिंग एक ऐप डिजाइन किया हुआ है, जिसमें हम जो पेड़ हम उनको गिफ्ट करते हैं, हर 3 महीने में हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फोटो खींच के हमको हमारे ऐप में अपलोड करिए। हमने सभी को इंडिविजुअल लॉगिन ID पासवर्ड हम दे रहे हैं और उसमें वो फोटो खींच के करेंगे तो हमारा AI बेस्ड हमारा टेक्निक है, ऑटोमेटिकली वो प्लांट का कितना ग्रोथ हुआ है वो मॉनिटर करेगा। हर 3 महीने में जिसका भी पेड़ सबसे बड़ा होगा उसको हम कैश प्राइज भी देंगे। ये सबसे अच्छा काम आप कर रहे हैं, जी। क्योंकि पेड़ लोग लगा तो रहते हैं, हाँ। 2 महीने बाद हम देखते हैं वो पेड़ सूख रहा है, जी। वो पौधा सूख रहा है। इसकी देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आप बहुत मॉनिटरिंग का जो काम है वो सबसे बेहतर है। जी, और इसमें सबसे ये भी है कि हमने क्वार्टर का बनाया, हर 3-3 क्वार्टर में हम लोग मॉनिटरिंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साल के अंत में जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा उसको 10,000 रुपये कैश प्राइज हमने डिक्लेयर कर रखा है, वो हम देंगे। टॉप 3 को हम लोग इस तरीके का प्राइज दे रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि पेड़ बड़े हों। सवाल आपसे है सूर्यवंशी जी मेरा, आप कलार समाज छिंदवाड़ा के अध्यक्ष रहे हैं। अगर सामाजिक कार्यों को लेकर के बात करें तो वो कौन कौन से कार्य होंगे जो आपने अपने कार्यकाल के दौरान किए और उसको कितना ज्यादा फायदा लोगों को पहुंचा है उससे? मैंने ज़्यादातर सूर्यवंशी समाज के जो लोग हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को एक संगठित किया था और संगठित करके करीब आप समझिए 20 से 25 हज़ार मेंबर बनाया। लगभग यहाँ पर 1,40,000 के लगभग सूर्यवंशी होंगे जो गांव से निकलते ही नहीं थे, सारे सक्षम थे। जब उनसे मैं मिलने गया तो देखा कि सारे लोग सक्षम है लेकिन वो बाहर निकलते नहीं हैं। उन लोगों को संगठित करने का काम किया, 4-6 कार्यक्रम किए, कुछ मैरिज के कार्यक्रम कराए, इस टाइप से किया। लेकिन अभी संगठित है, ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा तो नहीं किया है। ज़्यादातर गाँव के लोगों को निकाला है, क्योंकि ज़्यादातर सूर्यवंशी गाँव में ही रहते हैं। क्योंकि मैं खुद भी गाँव का हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गांगीबाड़ा पड़ता, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैंने गांव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, संगठित की। सवाल मनोज जी आपसे है। अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे और आपने बताया कि आपने खुद ये महसूस किया कि आपकी संस्था से निकलकर पहले बच्चे एक साड़ी की दुकान में काम कर रहे थे, आपने अपने टीचिंग मेथड में बदलाव लाया। किस तरीके से वो बदलाव कारगर रहा और अब जो बच्चे आपके संस्थान से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं या फिर जो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, अब वो कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं? जी, वो सबक जीवन का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उसके बाद जब हमने अपना शिक्षा पद्धति में बदलाव लाया तो अब हमारे पास, हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारे देश की नंबर 1 IT कंपनी है TCS, जिसमें हमारा स्टूडेंट है। देश की तीसरी बड़ी IT कंपनी है HCL, इसमें हमारा स्टूडेंट है। ECS ऑफ दुबई जो स्मार्ट मीटिंग पे काम कर रहा है, इसमें हमारे बच्चे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। कू ऐप जो सोशल मीडिया, देश का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना था, उसमें हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। एयरटेल है, आपका जियो है, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी टॉप लेवल की कंपनी है उसमें तो हमारे स्टूडेंट काम कर ही रहे हैं। सर ये भी बताइएगा कि इनके प्लेसमेंट्स कैसे हुए, क्या प्रोसेस अपनाया गया, इनको कैसे अप्लाई किया और बच्चे जो हैं कैसे ऐसा एक्सपोजर पा सकते हैं कि इन बड़ी कंपनीज में भी जाके इंटरव्यू दें और फिर उनकी नौकरी पक्की हो जाए? हमने मुझे लगता है कि इस समय जितने भी देश भर में इंस्टीट्यूशन होंगे वो हमारी इस बात पे कितना यकीन कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ इस साल का अभी का प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, शायद अभी आयुष्मान हमारे बीच में होंगे भी। तो ये इन्होंने अभी एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही इनका इनरोलमेंट प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ है और इनकी जॉब लग गई है ECS ऑफ दुबई में। मतलब एडमिशन लेते साथ ही इनको जॉब लगी है ECS ऑफ दुबई में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो हमें ये समझ में आ गया था। और एक बहुत अच्छी बात है, हमारे इंस्टीट्यूशन में अलग अलग इंस्पेक्शन के लिए टीम आती है, तो अक्सर हमने देखा कि बच्चों की शिकायत बताते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे वैसा नहीं करते हैं, इसलिए अब ये नहीं हो रहा। तो
उन्होंने मुझे एक बहुत काम की बात बोली थी कि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, शिक्षक जैसी उनको शिक्षा देंगे बच्चे उसमें ढल जाते हैं। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी और हमने तब से तय कर लिया कि अब हम बच्चों का एडमिशन के साथ ही 15 दिनों का करियर एडवांसमेंट प्रोग्राम पहले ही करा देते हैं, जिसमें बच्चों को जो बेसिक नीड है आने वाले समय में पढ़ाई के लिए वो पहले ही हम 15 दिनों में उनका कवर अप करा देते हैं फुल डे प्रोग्राम बनाकर। तो बच्चों को इससे ये समझ में जाता है कि आगे मैं इस कोर्स के लायक हूँ या नहीं हूँ। अगर हैं तो हम उनको बोलते हैं कि अब आप एडमिशन कंटिन्यू रखो, नहीं हो तो आप अभी भी आप कहीं और जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका हमको बेनिफिट मिला और बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको हम इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट सेम में बच्चे रेडी हैं, आप उनका इंटरव्यू लेके देखिए, अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं तो आप जॉब दीजिए। और उसी का परिणाम ये था कि ईसा सॉफ्ट में हमारे अभी इस समय करीब 18 बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं दुबई बेस्ड कंपनी में। अब चूंकि स्किल्स पे इतनी बात हो रही है तो सूर्यवंशी साहब स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से, अगर हम बिजनेस की बात करें, आजकल हर कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है और किस तरीके से शुरुआत की जा सकती है उस बिजनेस में, और कैसे अपने आप को आंका जा सकता है कि हाँ मैं बिजनेस करने के लिए बना हूँ या नहीं। एक्चुअल क्या है कि बिजनेस में आज के डेट में प्रोडक्शन, फाइनेंस, हर चीज़ अवेलेबल है। मेन है मार्केटिंग। आपको बेचना आना चाहिए। अगर आपको बेचना नहीं आता तो बिजनेस में पढ़ना ही नहीं, खेती करो, कुछ भी करो, नौकरी करो, ये मेन है, फंडा है। मेन मार्केटिंग है। आप तो मेरे को छिंदवाड़ा दे दो, पूरा बेच दूंगा। तो क्या बेचना आना चाहिए, एक्चुअल मेन है वही। बिजनेस का मेन फंडा है मार्केटिंग। अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। मनोज जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। हम बात कर रहे हैं अभी सामाजिक कार्यों की भी, क्योंकि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो ये भी एक सामाजिक कार्य में ही आता है, क्योंकि आप उनका फ्यूचर बना रहे हैं, उनका करियर तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप कई सारे सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, शिक्षा के साथ साथ हम लोगों ने ये तय किया था कि मेरा 16 जुलाई 1998 से हमने इसकी शुरुआत की और एक 300 स्क्वायर फीट के कमरे से हमने जब अपना इंस्टीट्यूट किराए के से शुरू किया था, और जब इंस्टीट्यूट ग्रो होता चला गया तो लगा कि इस शहर से मुझे ये सब चीज़ें मिल रही है, अब हमारी इस शहर के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। तो शिक्षा के साथ साथ हमें लगा कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है जो समय समय पे अगर हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करने की कोशिश की। तो सबसे पहला हमारा ब्लड डोनेशन कैंप हमारा एक ईयरली एक्टिविटी है जो हम हर साल करते हैं। प्लांटेशन हम सालों से करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा नदी और तालाब जितने भी हैं उनकी साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमारी टीम जाती है, वो हम लोग करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट है हेल्थ कैंप छिंदवाड़ा में काफ़ी हर साल यहाँ पे आयोजित होते हैं, तो उसमें भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मुझे याद है रोटरी क्लब ने एक यहाँ पे हेल्थ कैंप किया था, तो उसमें 73,000 पेशेंट्स का 10 दिनों में हमने रजिस्ट्रेशन किया था। वो अब तक का वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जाता है, तो वो हमने किया। इसके अलावा जो बहुत सारे गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी हमने JEE नीट की फ्री कोचिंग हमने शुरुआत करी। और बार बार हम जिक्र कर रहे हैं टीचर्स का, उन लोगों का जो कि सिखाते हैं, जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं। और ऐसे ही दो शख्सियत हमारे साथ में बैठे हैं, सूर्यवंशी जी और मनोज सोनी जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया है छोटी छोटी बातों का जो कि आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है और ख़ास तौर पर नए लोगों को जानना ज़रूरी है, उस बारे में बताया। स्किल्स कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके काम में। देखिए, डिग्री काम नहीं आएगी, काम आएगा कि कितना काम आपको आता है, कितनी स्किल्स आपके पास में है और कितनी मेहनत आप कर सकते हैं। यही चीज़ें आपको अपने करियर में, आपको अपने बिजनेस में, आपको अपने काम में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया मनोज सोनी जी, CP सूर्यवंशी जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।